अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ई स्क्वायर्ड अकेडमी। आज हमारी फिजिक्स की क्लास नंबर 10 है जिसमें हम चैप्टर 4 मोशन एंड फोर्सेस का पार्ट 2 कवर करेंगे। आज की क्लास का एजेंडा डिस्कस करते हैं। टेंशन, ये वो दिमागी टेंशन की बात नहीं हो रही। टेंशन एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी है जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। तो हम आज की क्लास में ये देखेंगे कि टेंशन क्या होता है, कहाँ से आता है, क्यों होता है और इससे रिलेटेड क्या क्या केसेस। आपके कोर्स में 2 डिफरेंट केसेस हैं टेंशन से रिलेटेड, तो हम उनके कॉन्सेप्ट्स लेंगे, उनकी इक्वेशंस वगैरह डिराइव करेंगे और ओवरऑल टेंशन पे बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2 ऑफ 3। तो टेंशन इन अ स्ट्रिंग, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी बाय एन अटैच्ड स्ट्रिंग। मतलब अगर किसी बॉडी के साथ कोई स्ट्रिंग या कोई रस्सी जुड़ी हुई है तो वो रस्सी जो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करी वो टेंशन होगी। आप इमेजिन करें पतंगबाजी, पतंग उड़ाना। आप इमेजिन करें पतंग उड़ा रहे हैं, आप एक फोर्स से उस पतंग को नीचे खींच रहे हैं, लेकिन क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो क्योंकि आप नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं तो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हुए एक ऐसी फोर्स भी होनी चाहिए जो आपके हाथ को ऊपर की तरफ ढकेले। और ऐसा हमें फील भी होता है जब हम पतंग को नीचे की तरफ खींचते हैं तो ऐसा लगता है कि रस्सी जो है, जो स्ट्रिंग है जिससे पतंग जुड़ी है, वो ऊपर की तरफ खींच रही है। तो ये जो अपोजिंग फोर्स है, जो एक एक्शन फोर्स की जो अपोजिंग फोर्स है थ्रू अ स्ट्रिंग, एक रस्सी के जरिए, दैट इज कॉल्ड अ टेंशन। बेसिकली टेंशन सिर्फ उस फोर्स का नाम होता है जो एक रस्सी के जरिए लग रही होती है, और यूजुअल केसेस में, ऑलमोस्ट हर ही केस में, ये एक रिएक्शन फोर्स की तरह एक्ट कर रही होती है। अच्छा, मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड टू अ पुली। पुली बेसिकली समझ लें एक छोटा सा व्हील जैसा होता है जिसके ऊपर से एक रस्सी गुजारी जाती है ताकि वो आसानी से मूव कर सके। और इधर एक वर्ड यूज किया गया है फ्रिक्शनलेस पुली। वैसे तो कोई चीज कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकती, मतलब फ्रिक्शन, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी डायरेक्शन में कोई एक्शन कर रहे हैं, जो फोर्स उसको अपोज करेगी दैट विल बी फ्रिक्शन। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक चीज 100% फ्रिक्शनलेस हो, लेकिन क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि स्टडी कर रहे हैं, तो हम अपनी आसानी के लिए कुछ आइडियल कंडीशंस रखते हैं। आइडियल कंडीशंस वो कंडीशंस होती हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन हम उनको इसलिए अज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन में आसानी हो। तो हमने अज्यूम किया है कि फ्रिक्शनलेस पुली है, मतलब उस पुली के अंदर बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है, वो रस्सी के ऊपर जितनी नेचुरली फोर्स लग रही है उसी से रिलेटेड सारी फोर्सेस और उसकी सारी स्टडी हो रही है। अब What happens when objects are connected to a string over a frictionless pulley? हम इधर ये पढ़ेंगे कि जब एक पुली के अक्रॉस एक स्ट्रिंग लगी है और उस स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पे एक ऑब्जेक्ट लगा है तो क्या होगा। 2 केसेस होते हैं। बोथ बॉडीज मूव वर्टिकली। ऐसा होगा कि एक पुली लगा हुआ है और उसकी दोनों साइड पे एक स्ट्रिंग हैंग कर रही है, दोनों पे एक एक वेट है, तो दोनों जो है वेट जो है वो वर्टिकली मूव करेंगे, या तो ऊपर या नीचे। और केस 2 है वन बॉडी मूव्स वर्टिकली एंड वन बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टली। पहले मैं आपको केस 1 बता दूं, फिर केस 2 की तरफ जाएंगे। ओके, केस 1, बॉडीज मूव वर्टिकली। ये एक डिस्प्ले है इस एक्सपेरिमेंट का। ये पुली है जिसका मैं बता रहा था, एक व्हील जैसा। ये स्ट्रिंग्स हैं जिससे दोनों वेट्स कनेक्टेड हैं, और ये दोनों वेट हैं, एक है ए, एक है बी। देखने से भी ए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, और इधर हमें बताया भी गया है द बॉडीज आर ऑफ मासेस m1 एंड m2, मतलब a का मास m1 है, b का मास m2 है, वेयर m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 m2 से ज्यादा है, मतलब इसका मास या वेट इससे ज्यादा है। अब आप खुद से इमेजिन करें, अगर एक रस्सी के ऊपर, जो एक पुली के ऊपर से गुजर के आ रही है, अगर दोनों तरफ एक एक वेट लगा दिया जाए और वो फ्रीली हैंग कर रहे हैं, उसमें से एक वेट ज्यादा हो, तो नेचुरली जो वेट ज्यादा होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, और उसके नीचे की तरफ जाने की वजह से जो दूसरा हल्का वेट होगा वो ऊपर जाएगा। हम इसी को डिटेल में पढ़ते हैं। ड्यू टू द मास, अपने वजन की वजह से, क्योंकि ए का वजन ज्यादा है वो नीचे जाएगा,
और एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। अब क्योंकि ए नीचे जा रहा है इसलिए बी ऊपर जाएगा, और वो भी एक्सेलरेशन ए से ही जाएगा। जितनी एक्सेलरेशन ये डाउनवर्ड जाने में प्रोड्यूस करेगा उतनी ही एक्सेलरेशन ये अपवर्ड जाने में प्रोड्यूस करेगा। फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर जब दो स्ट्रिंग्स मूव कर रही होती हैं, खासकर इस कंडीशन में जो हमारा केस 1 है, इसके अंदर बड़ी मजे की 3 चीजें हैं याद करने वाली। एक चीज के जितनी एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगी उतनी ही एक्सेलरेशन इसमें भी प्रोड्यूस होगी, दोनों बॉडीज में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। दूसरी बात, जितनी टेंशन स्ट्रिंग के इस पॉइंट पे होगी उतनी ही टेंशन इस पॉइंट पे भी होगी। बेसिकली टेंशन की प्रॉपर्टी ये है कि पूरी स्ट्रिंग में किसी भी पॉइंट पे टेंशन हमेशा सेम होती है, एक जितनी होती है। और थर्ड पॉइंट ये है टेंशन के हवाले से याद करने वाला, जो शायद आपके कोर्स में नहीं है लेकिन सॉल्यूशन करते हुए आपके लिए आसानी होगी। वो बात ये है कि टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। लॉजिकल बात भी है कि जब एक रस्सी पे एक वेट हैंग हुआ है तो वेट डाउनवर्ड ड्रैग कर रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए टेंशन हमेशा ऊपर ही एक्ट करेगा। अब वेट, दोनों बॉडीज का वेट डाउनवर्ड ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये बॉडी नीचे जा रही है इसका मतलब इसका वेट ज्यादा है। टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होगी लेकिन वो वेट इतना ज्यादा है कि टेंशन के पूरे इफेक्ट को कैंसिल करने के बावजूद भी बॉडी नीचे मूव कर रही है। इसका वेट हम लोग, क्योंकि हमने मास m1 से डिनोट किया है तो वेट w1 से डिनोट कर देते हैं। इसका मास m2 से डिनोट किया है तो इसका वेट w2 से डिनोट करते हैं। अब वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि बिकॉज बॉडी ए इज मूविंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि बॉडी ए नीचे जा रही है, उसका वेट ज्यादा है और टेंशन कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि W1 इज ग्रेटर देन T। अब रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालनी हो कि भाई दो फोर्सेस हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रही हैं, किसी ना किसी एक्सटेंट तक, किसी ना किसी डिग्री तक दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट तो करेंगी, लेकिन जो ज्यादा होगी वो डोमिनेंट होगी और उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। क्योंकि बॉडी नीचे मूव कर रही है इसका मतलब हमें पता है वेट ज्यादा हो गया। अब वेट ज्यादा हो गया तो हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं W1 माइनस T से, क्योंकि मास को M1 से और वेट को W1 से डिनोट किया है, तो जो बॉडी A पे फोर्स लग रही है हम उसको F1 से डिनोट करेंगे। सो F1 इज इक्वल टू W1 माइनस T। अब न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो क्योंकि F1 है इसलिए इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं M1 टाइम्स A से। A1 इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि अगेन A इज कांस्टेंट, A दोनों बॉडीज के लिए सेम होता है। अब F1 इज इक्वल टू M1G माइनस T। अच्छा, हमने W1 को भी M1G से रिप्लेस कर दिया और F1 को रिप्लेस कर दिया M1A से, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T। अब बॉडी B का मोशन कंसिडर करते हैं। क्योंकि इस बॉडी पे वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है, लेकिन ये बॉडी हालांकि दोनों एक दूसरे को किसी हद तक कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है मतलब टेंशन ज्यादा है और इसलिए हम कह सकते हैं कि T इज ग्रेटर देन W2। दोबारा इधर हमने T1 या T2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पूरे स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम होता है। अब नेट फोर्स निकालने के लिए जो रिजल्टेंट फोर्स होगी दैट विल बी T माइनस W2। तो F2 इज इक्वल टू T माइनस W2। F2 को हम रिप्लेस कर देंगे अगेन न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हुए M2A से, और W2 को रिप्लेस कर देंगे M2G से, बिकॉज वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है। फर्स्ट है W1 माइनस T इज इक्वल टू M1A। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं। सेकंड इक्वेशन है T माइनस W2 इज इक्वल टू M2A। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कराते हैं।
माइनस टी प्लस टी 0 होके कैंसिल आउट हो गया। W1 को हम लिख देते हैं M1G माइनस M2G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। पहले तो इन दोनों में से G कॉमन कर लिया, और इस साइड से A कॉमन कर लिया। क्योंकि हम दोनों मासेस को खुद से लगाएंगे एक्सपेरिमेंट में, तो मासेस हमारे पास नॉन वैल्यूज होंगी। जी की कांस्टेंट वैल्यू है 9.8, या जिसको हम कैलकुलेशंस में 10 भी कंसिडर करते हैं। तो ये और ये सारी वैल्यूज नोन हैं। जो एक वैल्यू हमें निकालनी है वो है ये वैल्यू a। तो हम इस इक्वेशन में से a को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी a यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g टाइम्स m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज के मासेस मौजूद हों और उनकी ग्रेविटी, उनके ऊपर जितनी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है वो तो हमें पता ही है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि वो बॉडीज अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रही हैं। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि एडिंग बोथ इक्वेशंस हमारे पास इक्वेशन आ गई a इज इक्वल टू g टाइम्स m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, m1a हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कराते हैं। इन दोनों में से a कैंसिल आउट हो जाएगा। W1 की जगह हम लिख सकते हैं M1G माइनस टी, ये M2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो इस पूरे को हम M2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, इज इक्वल टू M1 टाइम्स T माइनस W2, और W2 को हम लिख सकते हैं M2G। अब इस इक्वेशन के अंदर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। M1 M2G माइनस M2T इज इक्वल टू M1T माइनस M1 M2G। इस इक्वेशन को मजीद रीअरेंज करते हैं। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स M1 M2G। इज इक्वल टू, इन दोनों में T कॉमन है, अब हमारे पास फिर से एक ऐसी इक्वेशन बन गई जिसमें हमें M1 M2 पता होगा, G की वैल्यू कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है T जिसे फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन को इस तरह से रीअरेंज करते हैं कि T हमारी इक्वेशन का सब्जेक्ट बन जाए। तो फाइनल इक्वेशन होगी T इज इक्वल टू 2M1 M2G 2M1 M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, एक जो फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर जब स्ट्रिंग्स पास कर रही हो और दो वेट्स वर्टिकली हैंग कर रहे हो, उस स्ट्रिंग का टेंशन निकालने के लिए आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं।
अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इन दोनों इक्वेशन से रिलेटेड। टू बॉडीज ऑफ मासेस 5 and 4 kg। अब दो बॉडीज हैं ए एंड बी, ए का मास है 5 kg और बी का मास है 4 kg। अब टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग विच पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली such that the two bodies hang vertically, they both are hanging vertically, find the acceleration of the bodies and the tension in the string। अच्छा भाई, हमारी दोनों ही इक्वेशंस का यूज है, हमें एक्सेलरेशन भी निकालनी है और टेंशन भी निकालनी है। अगर डेटा को अरेंज करें तो ए का मास जो कि m1 है वो है 5 kg, बी का मास जो m2 से डिनोट किया गया है दैट इज 4 kg, जी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन निकालनी है, टी निकालनी है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। इक्वेशन थी a इज इक्वल टू m1 माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 है 5, m2 है 4, g है 10, तो ये हो गया 5 माइनस 4 टाइम्स 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4, ये बन जाएगा 10/9 दैट इज 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस टेंशन की इक्वेशन में वैल्यूज को डाल के हम टेंशन निकालते हैं। T इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 की जगह 5 रखा, m2 की जगह 4 रखा, g की जगह 10 रखा, आंसर आ गया 400 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल टू 44.4 न्यूटन्स। अच्छा जी, अब चलते हैं केस 2 पे। केस 2 है बॉडीज मूव वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। बेसिकली होता ही है कि एक बॉडी आपकी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट करती है और दूसरी बॉडी फ्रीली हैंग कर रही होती है वर्टिकली। अब कंसिडर बॉडीज ए एंड बी कनेक्ट ऑफ मासेस m1 एंड m2। अच्छा, इसमें क्योंकि इन्होंने दोनों के अलग अलग मासेस डिनोट किए इसलिए हमें यह भी कंफर्म हो गया कि ये दोनों सेम मासेस नहीं हैं। अब कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग्स के एंड पे लगे हुए हैं। ए हैंग्स वर्टिकली, बी रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ए जो है वो वर्टिकली हैंग कर रहा है और बी अपने सरफेस पे रेस्ट कर रहा है। अब ड्यू टू द मास ऑफ ए, क्योंकि ए के ऊपर जो मास है उसकी वजह से जो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ए। और क्योंकि ये नीचे मूव कर रही है तो नेचुरली ये अपने राइट साइड पे मूव करेगा विद द सेम एक्सेलरेशन ए। टेंशन टी, स्ट्रिंग में क्योंकि टेंशन हमेशा सेम होता है तो जितना टेंशन इस वेट को अपोज करने में ये स्ट्रिंग लगा सकती है टी, उतना ही टेंशन ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को राइट साइड पे पुल करने में लगाएगी, बिकॉज टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ए का टेंशन अपवर्ड्स होगा और बी के लिए टेंशन टुवर्ड्स द राइट होगा। वेट जिसको हम W से भी डिनोट कर सकते हैं, जिसका मास m1 लिया है यानी बॉडी A उसको हम W1 से डिनोट करेंगे, और जिसका मास m2 लिया है यानी बॉडी B उसको हम W2 से डिनोट करेंगे। अब बॉडी A का मोशन कंसिडर करते हैं। बिकॉज इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि ये नीचे मूव कर रही है, इसका मतलब इसका वेट जो है वो डोमिनेंट है इसके टेंशन पे। डोमिनेंट मतलब हावी है, तो क्योंकि इसका वेट इसके टेंशन पे हावी है इसलिए W1 इज ग्रेटर देन T। इफ W1 इज ग्रेटर देन T तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू, एक तो वो W1 की वजह से F1 होगी एंड F1 विल बी इक्वल टू W1 माइनस T। F1 इज इक्वल टू W1 माइनस T। न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हुए F1 को रिप्लेस किया M1A से और W1 को रिप्लेस किया M1G से, बिकॉज वेट इज मास टाइम्स ग्रेविटी। तो इक्वेशन आ गई M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T। अब आप बॉडी बी को कंसिडर करें। नॉर्मल रिएक्शन आर, न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर इसका वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो इसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रहा होगा उसके वेट को बैलेंस आउट करने के लिए। और क्योंकि बॉडी में कोई वर्टिकल मोशन नहीं है इसलिए हमें ये कंफर्म होता है कि जितना इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था उतना ही ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करके इस वेट को परफेक्टली कैंसिल आउट कर रही है। तो बिकॉज नो वर्टिकल मोशन W2 and R आर इक्वल एंड ऑपोजिट, वही बात हो गई। ओनली फोर्स, तो जो वाहिद फोर्स बची जो इस ब्लॉक बी पे लग रही है, इस मास M2 पे लग रही है, वो है टेंशन जो कि है राइट साइड पे।
और क्योंकि इस टेंशन को अपोज करने के लिए लेफ्ट की तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है F2 दैट इज इक्वल टू T, मतलब F2 इज इक्वल टू T। और न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हुए F2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं M2A से, तो फाइनल इक्वेशन आती है M2A इज इक्वल टू T। और इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके, रीफ्रेस करके एक्सेलरेशन निकालने के लिए A को सब्जेक्ट बनाते हुए हमारी इक्वेशन बनती है A इज इक्वल टू m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये थी हमारी फिजिक्स की क्लास नंबर 10 और चैप्टर 4 का पार्ट 2। थैंक यू।